बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। तो कल तक हमने आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना काफ़ी लंबा टॉपिक है। आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज हमने फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ना है, एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है और रिप्पल फैक्टर के बारे में पढ़ना है। जो रिप्पल फैक्टर है वो एसी वेव में कितने रिप्पल्स मौजूद हैं, ठीक है, कितने बम्प्स मौजूद हैं, जो हमारी आउटपुट डीसी आनी चाहिए उसमें कितना एसी लाइक मटेरियल मौजूद है, हमने इसके बारे में बताना है, ठीक है। ये हमें ये बताती है फॉर्म फैक्टर जो हमारी एसी वेव है उसकी फॉर्म के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब ये कि उसकी फॉर्म कैसी है, वो साइन वेव की तरह है, वो कोसाइन वेव की तरह है, वो स्क्वायर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर है, कौन सी उसकी फॉर्म क्या है, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन है वो उससे कितना डेविएट कर रही है। फॉर्म फैक्टर हमें उसकी फॉर्म के बारे में बताती है। और जो एफिशिएंसी है वो तो हमेशा हर जगह वो आपको आउटपुट ओवर इनपुट बताती है। कितनी इनपुट डाली थी कितनी आउटपुट आई, कितनी इनपुट डाली थी कितनी आउटपुट आई, वो इसके बारे में हमें बताती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो चले हम रिप्पल फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिप्पल बेसिकली क्या होता है, रिप्पल अनडिज़ायरेबल एसी कंपोनेंट होता है, उसको हम रिप्पल कहते हैं, ठीक है। ये जो बम्प सा बना हुआ है ना, ठीक है, ये बेसिकली रिप्पल होता है। हमें रिप्पल नहीं चाहिए क्योंकि हम अपनी जो एसी वेव है उसको बनाना चाहते हैं डीसी। तो रिप्पल फैक्टर क्या मेजर करता है कि हाउ मच एसी इज मिक्स्ड विद द डीसी इन द आउटपुट। आउटपुट में कितना एसी मिक्स है, मतलब ये कि कितने ज़्यादा रिप्पल्स हैं हमारी उस वेव में, ओके। तो ये क्या होती है, इट इज़ द रेशो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर। मतलब वी आरएमएस ओवर वी डीसी, मतलब डीसी के अंदर कितना एसी मौजूद है। और रिपल फैक्टर को इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। आई के लिए अगर हम करें तो आई आरएमएस बाय आई डीसी इसका स्क्वायर -1, ठीक है, और अंडर रूट। तो ये इसका फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला की डेरिवेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, या आप एज इट इज़ याद रखें क्योंकि आगे ये जो फार्मूलाज है ना ये उसमें यूज़ होंगे, आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगे, ठीक है। तो रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर किसके इक्वल होता है, 1.21। अब 1.2 ज़्यादा है कम है क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर हम आई आर एम एस के एतबार से कर रहे हैं, अगर हम करंट की वैल्यूज़ देख रहे हैं तो आई आर एम एस बाय आई डी सी इसका स्क्वायर -1 और साथ में अंडर रूट। आपने सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। आई आर एम एस की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई एम बाई 2 होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और आपने आई डी सी की वैल्यू भी निकाल ली है हाफ वेव के लिए, वो आई एम बाई पाई होती है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देनी है। पहले हम इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेरी स्पीड बोलने की इतनी तेज़ है ना कि आपको 2x पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने आई एम बाई 2 करना है, डिवाइड बाय आई एम बाई पाई करना है। आई एम से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का स्क्वायर ले लेना है, आपके पास आएगा पाई स्क्वायर बाय 4, ओके। आप इसको सॉल्व करेंगे 2.47 आएगा, इसमें से 1 माइनस करें 1.47 आएगा, अंडर रूट ले 1.21 आएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। अब ये इस वैल्यू के बारे में हमने जाना है कि ये क्या है बेसिकली। तो इसके 3 केसेस हैं। रिप्पल फैक्टर अगर हमारा ग्रेटर हो 1 से, इसका मतलब होता है कि एसी ज़्यादा है और डीसी कम है, समझ आई। यानी एसी की वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से तो हमारा रिप्पल फैक्टर ज़्यादा आ रहा है। अगर ये डीसी ज़्यादा होता तो हमारी यहाँ की वैल्यू क्या आती, छोटी आती, समझ आई है। अगर ये डीसी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब एसी ज़्यादा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि हमारे पास रफ अनस्टेडी सा आउटपुट आ रहा है और फिल्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के साथ उसके फ़िल्टर भी लगाने पड़ेंगे, कैपेसिटिव फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब हम कम का केस करते हैं। अगर आर एफ की वैल्यू कम आए इसका मतलब एसी कम है और डीसी ज़्यादा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि डीसी ज़्यादा होगा तो ही इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी। तो डीसी ज़्यादा हो और एसी कम हो तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा केस होता है, स्मूथ आउटपुट आती है। कैपेसिटिव और इंडक्टिव फिल्टर्स यूज़ हुए हों तब कहीं जाके ये चीज़ आती है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। और एक केस अगर ऐसा है, ये तो वैसे आइडियल केस है, जब हमारी एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब कोई रिपल्स नहीं है, डीसी जितना भी आपने एसी भेजा था वो सारा डीसी में कन्वर्ट हो गया स्ट्रेट लाइन में, कॉन्टिन्यूस वेव में।
तो आउटपुट यूजेबल है और हाँ आउटपुट यूजेबल होगी लेकिन वो थोड़ी सी अनस्टेबल होगी। तो ये वाला केस जो है वो बड़ा ही कम हमें देखने को मिलता है कि वो 1 के बराबर हो जाए, यूजुअली जो है वो ग्रेटर ही होता है। जिस तरह देखिए ये जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो रिपल फैक्टर आता है वो हमेशा यही आता है, 1.21 ही आता है। ठीक है, इसका मतलब फिल्टर्स की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके सो सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, कहीं भी एफिशिएंसी का लफ्ज़ आ जाए ना, इसका मतलब होता है आउटपुट ओवर इनपुट। जितनी इनपुट डाली थी उससे आउटपुट कितनी रिसीव हो रही है, इसका सिंपली ये मतलब होता है। ठीक है, हाउ मच इनपुट एसी पावर इज़ कन्वर्टेड टू यूजफुल डीसी। एसी आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आपको क्या चाहिए, आपने डीसी में कन्वर्ट करना है क्योंकि वो आपके लिए जो है वो यूज़फुल है। तो आपने इनपुट डाली, आपके पास कितनी आउटपुट आ रही है, यूज़फुल आउटपुट आ रही है, वो हमें एफिशिएंसी के बारे में बताती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर इसकी रेशो के एतबार से यानी मैथमेटिकली लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन आउटपुट डीसी पावर। आपने सिंपली अपना ये एक्सप्रेशन लिखें, उसके बाद आप ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं इससे। ठीक है, आपने कहना है कि एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन आउटपुट डीसी पावर, ये आउटपुट है, यहाँ पे मैंने आउटपुट नहीं लिखा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीसी आउटपुट है। ठीक है, ओवर या फिर एंड इनपुट एसी पावर। अब चले हम इसको जो है ना डिराइव कर लेते हैं जिस तरह हमने पहले भी किया है। तो सिंपली क्या है आपके पास, हाँ पावर है ना, पावर डीसी आउटपुट पावर और एसी इनपुट पावर। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर, ऐसा ही है। तो डीसी की मतलब आई डीसी स्क्वायर आर और आई आर एम एस, क्योंकि एसी की वैल्यू है स्क्वायर और आर, आर आर से कैंसिल हो जाएगा। आई डी सी हमें क्या देता है, आई एम बाई पाई, और आई आर एम एस आई एम बाई 2 होता है। ठीक है, ये आपने फिंगर टिप्स पे रखना है, हमने पीछे डिराइव भी किया था, अब आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपने इनको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। तो सिंपली आप इसकी वैल्यूज़ डाल देंगे बट विद अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स भी लगाने हैं। तो आई एम स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकालें, 4 बाई पाई स्क्वायर 0.406 आता है। मल्टीप्लाई करें 100 से एफिशिएंसी की परसेंटेज निकालने के लिए, तो 40.6% आएगा। ठीक है, अगर आप 100% में से करते हैं, अगर हमने 100% इनपुट दी, उसमें से आउटपुट सिर्फ हमें 40.6 मिल रही है, इसका मतलब 59.6 जो है वो लॉस्ट हो गई। ऐसा ही है। तो जिस तरह पहले हमने उसके लिए इसके केसेस बनाए थे, यहाँ पर भी केसेस हैं। क्या केसेस हैं, पहला केस ये है कि एफिशिएंसी अगर कम हो 1 से, जो हमारा ये वाला केस है, इसका मतलब ये कि डीसी आउटपुट पावर कम निकली जो कि हमें ज़्यादा चाहिए थी, और एसी इनपुट पावर ज़्यादा थी। ठीक है, मतलब ये कि ये चीज़ कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी हमारी लॉस्ट हुई है एज हीट। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया हुआ है कि एफिशिएंसी जो है हाफ वेव के लिए 40.6 निकलती है, लेकिन फुल वेव के लिए 81.2 निकलती है। तो फुल वेव जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, इस वजह से इसकी ये फॉर्म आई है। अब हम इक्वल टू का केस देख लेते हैं कि अगर हमने जितनी भी एसी इनपुट दी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए डीसी आउटपुट में, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आइडियल केस है। हम चाहते तो यही हैं कि हमारी जितनी भी इनपुट दी थी उसमें से कुछ भी वेस्ट ना हो और वो सारी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ओके, तो ये आइडियल केस है, मतलब ये सिर्फ किताबों में होता है। और थर्ड केस हमारा ये है कि हमारी एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो जाए, मतलब जितनी हमने इनपुट दी थी उससे भी ज़्यादा आउटपुट निकल आए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये इम्पॉसिबल केस है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो लॉ है उसको वायलेट करता है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमने जो हमारी एफिशिएंसी थी इसके भी 3 केसेस पढ़ लिए। हमने अपने रिपल फैक्टर के बारे में पढ़ लिया, अब हमने फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ना है। ओके, ना पीक इन्वर्स वोल्टेज तो आपको पता है ना कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है ना उसी को हम पीक इन्वर्स वोल्टेज भी कहते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होती है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इट टेल्स अस हाउ मच द वेव इज एसी लाइक। ठीक है, आपको फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि मुझे भी हुई थी, लेकिन रिपल फैक्टर हमें सिर्फ रिपल्स के बारे में बताता है कि कितना एसी कॉम्पोनेंट मौजूद है हमारी डीसी आउटपुट में, जबकि जो फॉर्म फैक्टर है वो हमें उसकी फॉर्म के, जो हमारी एसी वेव जो हमारी आउटपुट वेव आई है उसकी फॉर्म के बारे में बताता है कि वो उसकी शेप जो है वो साइन की तरह है, कोसाइन की तरह है,
और स्क्वायर की तरह, और वो कितना डेविएट कर रही है डीसी से। डीसी जो हमारी शेप, जो हमारी डीसी आउटपुट है उससे कितना ज़्यादा डेविएट कर रही है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर हमें उसकी फॉर्म के बारे में बताता है। इट टेल्स अस हाउ मच द वेव इज एसी लाइक, वो कितना एसी की तरह है। तो इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस ओवर वी डी सी। इट इज़ द रेशो बिटवीन आर एम एस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, मतलब जो हमें आर एम एस वैल्यू है हमारी और एवरेज वैल्यू, ठीक है, फॉर्म फैक्टर हमें उसके बारे में बताता है। एवरेज वैल्यू यहाँ पे डीसी वैल्यू से कितना फ्लक्चुएट कर रही है। तो इसका फॉर्मूला वी आर एम एस ओवर वी डी सी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसकी वैल्यूज पुट करनी है। आपने वी आर एम एस वी एम बाई टू होता है और वी डी सी वी एम बाय पाई होता है। आपने इसकी वैल्यू निकाली, पाई बाई टू आ गया 1.57 जो कि ग्रेटर है 1 से। ठीक है, अगर 1 होगा इसका मतलब कि वो प्योर डीसी है। अगर फॉर्म फैक्टर हमारा 1 के बराबर होगा इसका मतलब कि वो डीसी है और मतलब वो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो कोई साइन वेव शो कर रही है, कोई साइन वेव शो कर रही है। ठीक है, मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है। हमारी जो डीसी स्ट्रेट लाइन है उससे बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है। ठीक है, तो ये 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ये 1 के बराबर होनी चाहिए। ओके।